वो रेगुलेशन नंबर 104 में दिया हुआ है, ठीक है ना। सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान जो है रेगुलेशन नंबर 104 में दिया हुआ है। ये होता है क्या, पहले के टाइम में ये था कि मान लो कंपनी कोई एक सेफ्टी पॉलिसी बना दे, ठीक है ना, कोई एक सेफ्टी रूल बना दे। पहले के टाइम में ये था कि कंपनी कोई सेफ्टी रूल बना दिया है कि इसी सेफ्टी रूल्स को सभी माइंस में फॉलो करना है, ठीक है ना, कि सिंगल सेफ्टी रूल बना दिया है कंपनी और उसी को बोल रहा है कि पूरा ऑल ओवर इंडिया में जितना माइंस है सब लोग फॉलो कीजिए। लेकिन बाद में वो देखा कि फिर भी एक्सीडेंट वगैरह में हो ही रहा है, सुधार नहीं आ रहा है, कंट्रोल नहीं आ रहा है। कंट्रोल आ रहा है लेकिन जितना कंट्रोल चाहिए, जो हम लोग का टारगेट रहता है क्या, ZAP, जीरो एक्सीडेंट पोटेंशियल, प्रोडक्शन करें लेकिन विथ जीरो एक्सीडेंट, ठीक है ना, जीरो एक्सीडेंट पोटेंशियल। ये जो टारगेट है ये हम लोग का टारगेट फुलफिल नहीं हो पा रहा था, एक्सीडेंट हो ही जा रहा था। तो बहुत रिसर्च करने के बाद फिर इन लोग को, गुड मॉर्निंग, ये लोग सोचा कि क्यों ना हम ऐसा करें कि सभी माइंस वाले को ही बोल दें कि सभी माइंस के जो ओनर एजेंट मैनेजर है उन्हीं को बोल दिया जाए कि आपके माइंस में बस अभी जस्ट स्टार्ट ही हुआ है। क्या बोल रहे थे यार, फ्लो तोड़ देता है। फिर से स्टार्टिंग से बता देते हैं, सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान क्या होता है कि पहले क्या था, 104 नंबर रेगुलेशन में अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। पहले क्या था कि माइनिंग वाले, माइनिंग कंपनी वाले या सेंट्रल गवर्नमेंट या जो रूल बनाने वाले होते हैं कि एक ही सेफ्टी रूल बना दिए हैं कि जितना भी माइंस ऑल ओवर इंडिया में आपको वही सेम रूल फॉलो करना है। तो उस तरीके से क्या था कि एक्सीडेंट में हम लोग का कंट्रोल था लेकिन फुल्ली तरीके से कंट्रोल नहीं था। जो हम लोग का टारगेट होता है ZAP, जीरो एक्सीडेंट पोटेंशियल, ZAP का फुल फॉर्म क्या होता है, जीरो एक्सीडेंट पोटेंशियल, कि हम लोग को जीरो एक्सीडेंट करना है और हम लोग को जो प्रोडक्शन है वो टारगेट अपना अचीव करना है। ऐसा भी वर्ड बोला जाता है, प्रोडक्शन विद जीरो एक्सीडेंट, ठीक है ना। तो वो टारगेट अचीव करना था, तो उसके लिए क्या करना पड़ा, तो फिर सोचा, उन लोग रिसर्च किया तो फिर देखा कि ऐसा क्यों ना बोल दें हम लोग सभी माइंस वाले को, क्योंकि सब माइंस का वर्किंग सिचुएशन अलग है। कोई दामोदर नदी के किनारे बसा हुआ है, कोई फायर एरिया में बसा हुआ है, कोई माइंस हिली में है। सबका अपना जो आइडेंटिफाइड हजार्ड है, सबका वहाँ जो खतरा है अलग अलग चीज से है। किसी को खतरा पानी से है, तो किसी को खतरा आग से है, तो किसी को खतरा हिल रॉक में अगर माइंस है तो वहां पे खतरा है उसको, स्लाइड वगैरह लैंड स्लाइड होने का डर है। तो इसलिए ओनर एजेंट मैनेजर को बोला गया कि आप अपने माइंस में, क्या आपके माइंस में हजार्ड्स है, ठीक है ना, क्या आपके माइंस में खतरा प्रेजेंट है, उसको आप आइडेंटिफाई कीजिए, कि जिससे जो वहां पे आदमी काम कर रहा है उसको खतरा है, वहां जो मशीनरी से हम लोग जिस मशीनरी का यूज कर रहे हैं उसको खतरा है। तो उस रिस्क को, मतलब उस हजार्ड्स को आप आइडेंटिफाई कीजिए। जब हजार्ड्स का आइडेंटिफिकेशन होने लगा, तो जब हम लोग है कि क्या क्या खतरा अपने माइंस में प्रेजेंट है ये बोल दिया गया है, तो अपने माइंस में क्या खतरा प्रेजेंट है वो कोई भी अपना चेक कर सकता है, ओनर एजेंट मैनेजर सेफ्टी ऑफिसर देख ले कि अपने अपने माइंस में क्या खतरा है। हजार्ड्स का आइडेंटिफिकेशन हो गया। अब है कि उस हजार्ड से कितना रिस्क होने होता है, ठीक है ना, कि हजार्ड से आइडेंटिफाई हो गया है। तो हम लोग फिर क्या करेंगे, रिस्क का असेसमेंट करेंगे कि अगर वो हजार्ड्स हो जाता है तो जो आदमी मान लो चोट लग रहा है या कुछ हो रहा है तो उसको कितना रिस्क है उस खतरा से। जैसे मान लो हजार्ड्स का एक एग्जांपल दे रहे हैं, माइन फायर, ठीक है ना, ये माइन फायर हजार्ड्स हो गया। वाटर लॉग्ड वर्किंग जो है कि वाटर एकुमुलेट है कहीं, ठीक है ना, तो ये सब क्या है कि माइंस के अंदर हजार्ड प्रेजेंट है।
अब है कि वाटर लोड वर्किंग के आसपास हम लोग काम कर रहे हैं तो कभी भी हो सकता, मतलब हजार हो गया कि उससे खतरा है। अब हो सकता है कभी भी वो पिलर वगैरह तोड़ के अपना अगर फेस में आ जाएगा तो क्या एक तरीके से एक्सीडेंट हो जाएगा उस केस में। तो वही हम लोग क्या करना है कि ये जो हजार्ड्स आइडेंटिफाई कर लिए हैं, अब हम लोग रिस्क का असेसमेंट करेंगे, रिस्क का कैलकुलेशन करेंगे कितना रिस्क है उस हजार्ड से। ठीक है ना, कि जब आदमी अपने जगह पे काम कर रहा है तो वो जैसे मान लो अब अंडरग्राउंड में काम कर रहे हैं और वाटर लोड इधर वर्किंग है, इस जगह पे काम कर रहे हैं, तो मतलब यहाँ पे जो काम कर रहा है आदमी को कितना रिस्क है, जब काम कर रहा है उस समय कितना रिस्क है। ठीक है ना। थर्ड में क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं जो सिग्निफिकेंट हजार्ड्स जो आइडेंटिफाई किया हुआ है कि इस हजार्ड से कि माइन फायर है तो हजार्ड्स का रिस्क कितना है, अगर वाटर लोड वर्किंग है तो उसका रिस्क कितना है, ये हम लोग एसेस्ट कर लिए। अब है कि एसेस्ट कर लिए कि हाँ इतना खतरा, अब हम लोग है कि उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। कैसे कंट्रोल करेंगे, क्या तरीका अपनाएंगे, तो उसके पहले क्या करेंगे, वो जो रिकॉर्ड हम लोग किए हैं, हजार्ड्स आइडेंटिफाई किए हैं और रिस्क असेसमेंट किए हैं, उसका रिकॉर्ड्स अवेलेबल करेंगे इंस्पेक्शन के लिए। कि उसको सब लोग आके इंस्पेक्शन करे, अपना अपना सब एडवाइस दे कि कैसे किस तरीके से हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। और उसके बाद हम लोग ये जो प्रोसेस है कि आइडेंटिफाई करना है हजार्ड्स को और उसका असेसमेंट करना है, ये प्रोसेस कंटिन्यू सर्कल वाइज चलते रहेगा। ठीक है ना। तो इसमें मेन क्या आता है कि अब किसी जगह पे पता चल गया हम लोग को कि ओनर एजेंट मैनेजर क्या करेगा, माइंस का जो सेफ्टी कमेटी होता है ना, सेफ्टी कमेटी का भी क्या काम है, एक तरीके से सेफ्टी ही देखना है कि माइंस में कहाँ क्या प्रेजेंट है, हजार्ड्स क्या प्रेजेंट है, कितना रिस्क है। तो ओनर एजेंट मैनेजर जो रहेगा प्रत्येक माइंस का, वो कंसल्ट करेगा सेफ्टी कमेटी ऑफ माइंस से और साथ में आईएसओ से। सभी माइंस का एक इंटरनल सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन होता है जो बीच बीच में माइंस में आके इंस्पेक्शन करता है। आईएसओ का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनल सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन। अब है कि कहीं हजार्ड्स प्रेजेंट है, ठीक है ना जैसे मान लो वाटर लोड वर्किंग हजार्ड्स है कि पिलर के पीछे क्या है, वाटर एक्मुलेशन है, तो हम लोग ऐसा क्यों ना करें कि जो बोरहोल वगैरह ड्रिल करके वो वाटर को ड्रेन आउट कर ले, पूरा वाटर जितना भी पिलर के पीछे एक्मुलेट है वाटर, उसको ड्रेन कर ले, वहां से निकाल ले। अगर ये करने में हम लोग सक्षम हो पाते हैं, कैपेबल हो पाते हैं कि हाँ ये कर लिए, तो उस केस में क्या है, वाटर लोड वर्किंग जो हजार्ड प्रेजेंट था वो एलिमिनेट हो गया। एलिमिनेट एनी रिकॉर्डेड रिस्क, तो पहला स्टेप क्या करते हैं हम लोग कि जो हजार्स आइडेंटिफाइड है या जो रिस्क है उसको हम लोग क्या करेंगे, एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे कि पूरी तरीके से एलिमिनेट हो जाए। अब वाटर लोड वर्किंग था, हम लोग क्या किए हैं, एडवांस बोरहोल ड्रिल करके हम लोग पूरा वाटर को ही ड्रेन कर लिए वहां से, कि पिलर के पीछे अब है कि कोई वाटर इधर, जो पूरा पिलर जो गैलरी था पूरा वाटर से भरा हुआ था, अब कोई वाटर प्रेजेंट नहीं है। तो क्या हुआ? अब काम करना बहुत सेफ है, अब है कि कोई खतरा ही नहीं था, खतरा ही नहीं है, जो हजार्ड्स प्रेजेंट था वो खत्म हो गया। ठीक है। अब है कि अगर हम लोग पूरा ड्रेन आउट करने में पॉसिबल नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है ना, ड्रेन आउट नहीं कर पा रहे हैं, तो जो है ना 3 मीटर का एडवांस बोरहोल ड्रिल करेंगे, वर्किंग से आगे होना चाहिए। 5-5 मीटर के इंटरवल पे फ्लैंक बोरहोल वगैरह जो है, तो हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल द रिस्क करेंगे, कि जो भी रिस्क है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, कि पूरा एलिमिनेट नहीं कर पाए हैं, कि वाटर लोड वर्किंग है पूरा एलिमिनेट नहीं कर पाए हैं, ठीक है ना, पूरा वाटर वहां से निकाल नहीं पाए हैं। अब क्या करेंगे, हम लोग कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लो माइन फायर है, ठीक है ना, माइंस में आग लगा हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, आग हो सकता है पूरा माइंस में फैल जाए, अगर पूरा आग को बुझा देते हैं हम लोग, क्वेंच कर देते हैं, क्वेंचिंग कर देते हैं पूरा फायर को, तो क्या होता है, एलिमिनेट हो गया। अब इसको अब पूरा है कि क्वेंच नहीं कर पा रहे हैं, आग को बुझा नहीं पा रहे हैं, तो क्या करेंगे, कंट्रोल कैसे करेंगे, हम लोग पैनल सिस्टम में वर्किंग एडॉप्ट करेंगे, पैनल को सील कर देंगे, तो क्या है कि आग फिर नहीं फैलेगा, तो कंट्रोल कर लिए। ठीक है ना।
अब कंट्रोल करने के बाद क्या करेंगे, हम लोग मिनिमाइज करेंगे रिस्क को। अगर कंट्रोल पूरी तरीके से नहीं हो पा रहा है, फैलने से क्या है कि माइंड से पूरा फैलेगा नहीं। अब है कि एलिमिनेट भी नहीं कर पाए, कंट्रोल भी नहीं कर पाएंगे, तो हम लोग क्या करने की कोशिश करेंगे, मिनिमाइज, कि उससे वर्कर लोग को खतरा कम हो। अब हम लोग है कि जो भी अपना वाटर स्प्रेइंग अरेंजमेंट वो सारा यहाँ पे अवेलेबल रखेंगे, सील करके रखे हुए हैं। फिर भी मान लो जो माइन फायर था वो फुल स्पीड से अभी भी जल रहा है, ठीक है ना, तो उस केस में क्या है कि हम लोग वहां पे फेंसिंग कर देंगे, मिनिमाइज करने मतलब आदमी लोग कोई उधर जाए ही ना। इधर फायर फाइटिंग इक्विपमेंट वगैरह सारा रहेगा अवेलेबल, कि कोई भी जो आदमी सिर्फ इधर बुझाने के लिए रखेंगे आग को, सिर्फ वही जाएगा इधर, और बाकी कोई नहीं जाएगा। तो मिनिमाइज कर लिए रिस्क को, ठीक है ना। अब है कि रिस्क अगर फिर भी प्रेजेंट है, रिस्क अगर फिर भी प्रेजेंट है, तो हम वर्कर लोग को क्या करेंगे, अब जैसे माइंस में काम कर अंडरग्राउंड में, तो क्या कभी भी हो सकता है ना कि डिपेयरिंग विद केविंग चल रहा है, तो रूफ होल होने का चांस रहता है उसमें, ठीक है। तो हम लोग वर्कर लोग को पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट प्रोवाइड करेंगे, कि ठीक है जी, आप पीपीई यूज करते रहिए, हमेशा अपने काम के टाइम में पीपीई यूज कीजिए। पीपीई की अगर मान लो फायर फिर भी प्रेजेंट है, तो स्पॉन्टेनियस हीटिंग वगैरह चांस मतलब हो रहा है, तो उस केस में जो भी सेफ्टी अपना हेलमेट जूता वगैरह जो हो गया वो तो यूज करेगा, साथ में हम लोग क्या सेल्फ रेस्क्यू वगैरह प्रोवाइड कर देंगे, है ना। सेल्फ रेस्क्यूअर उसको प्रोवाइड कर दिए हैं, गैस मास्क प्रोवाइड कर दिए हैं, कि अगर वैसा कंडीशन आता है तो अपना गैस मास्क वगैरह यूज करके माइन से बाहर आ सकता है। एक तरीके से क्या उसको हम लोग सारा पीपीई प्रोवाइड कर दिया, रूप फॉल होने का चांस थे तो हेलमेट वगैरह रेगुलर यूज करें, कुछ वैसा उसको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, कि हम लोग रिस्क को ना एलिमिनेट कर पाए ना कंट्रोल कर पाए। अगर अगर मिनिमाइज करते हैं रिस्क, अगर मिनिमाइज भी अगर ठीक है पूरा हो, पूरी तरीके से नहीं हो पाया, कुछ हद तक ही है, उसके बाद भी अगर रिस्क इन्वॉल्व है तो हम लोग पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज करेंगे। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक मॉनिटरिंग प्रोग्राम हम लोग इंस्टॉल करेंगे, जिसे एसएसआर था ना, सिस्टमेटिक सपोर्ट टूल नहीं, स्लोप स्टेबिलिटी रडार, कि ओपन कास्ट माइंस में एसएसआर इंस्टॉल कर देते हैं। एसएसआर क्या करता है, हाई वॉल में या ओबी डंप में अपना बीम भेजता है, लेजर बीम, और थोड़ा सा भी अगर डिस्प्लेसमेंट होता है तो वो एसएसआर का जो स्क्रीन रहता है वहां पे नजर आ जाता है कि डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। हम लोग क्या कर रहे थे, हाई वॉल के किनारे काम कर रहे हैं, तो हाई वॉल कभी भी फॉल हो सकता है, तो उसके लिए हम लोग क्या किए हैं, एक मॉनिटरिंग प्रोग्राम इंस्टॉल किए हैं, एसएसआर लगाए हुए हैं, कि वो अपने रे के थ्रू यहाँ पे बीम भेजता है, फिर बीम यहाँ रिफ्लेक्ट होके आता है, यहाँ पे एक स्क्रीन लगा हुआ होता है, हम लोग वहां पे देखते हैं कि अगर स्लाइड करेगा ज्यादा, कितना स्लाइड कर रहा है, अगर ज्यादा स्लाइड करेगा तो यहाँ नजर आ जाता है स्क्रीन में, तो उसके अनुसार हम लोग क्या करेंगे, वहां से वर्कर लोग को और मशीनरी को हटा लेंगे। अगर रिस्क फिर भी रह जाता है तो हम लोग पीपीई प्रोवाइड करते हैं, और फिर हम लोग क्या करते हैं, एक प्रोग्राम करते हैं, मॉनिटरिंग प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं कि उसको देखें। अब मान लो कि जैसे अंडरग्राउंड में हो गया रूफ होल का, ठीक है ना, तो कन्वर्जेंस रिकॉर्डर लगा देते हैं, टेल टेल लगा देते हैं। वो सब क्या कर, कन्वर्जेंस रिकॉर्डर क्या होगा कि स्टाटा जैसे सेव होगा, सेगिंग होगा, तो उसका वो बता देगा कि हाँ चलो स्टाटा कन्वर्ज कर रहा है, अब वर्कर लोग को यहाँ से विड्रॉ कर लेना चाहिए। लोड सेल लगा देंगे, कि लोड सेल में कितना प्रेशर आ रहा है, कि इतना लिमिट है इसका, लोड सेल का लिमिट है मान लो कुछ, तो उस लिमिट से अगर ज़्यादा प्रेशर आ गया तो वर्कर लोग को विड्रॉ कर लेंगे, तो वो होता है मॉनिटरिंग प्रोग्राम। तो इसमें ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या क्या स्टेप आता है। पहला स्टेप क्या है, एलिमिनेट करेंगे, ठीक है ना, पहला स्टेप एलिमिनेट करेंगे, दूसरा स्टेप कंट्रोल करेंगे, तीसरा स्टेप मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे। अगर फिर भी रिस्क रहता है तो हम लोग पीपीई प्रोवाइड करेंगे और मॉनिटरिंग प्रोग्राम इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया, इसमें किसी को डाउट नहीं है। ये रंजित हम एक एग्जांपल दे रहे थे 3 मीटर 5 मीटर, बाकी तुम लोग सीएमआर में कंफर्म कर लेना कितना दिया हुआ है डाटा, ठीक है ना। ये 3 और 5 पर तो कंफर्म इतना दिया हुआ है, बाकी 19 मीटर 60 मीटर 80 मीटर जो पूछ रहे हो वो एक बार देख लेना सीएमआर में। ठीक है ना।
60 मीटर भी वाटर स्प्रेइंग करते हैं जब स्टोन डस्ट वाला केस रहता है, 18 मीटर भी करते हैं। सबका अलग अलग केस है, जो तुम लिखे हुए है ना, सबका केस अलग अलग है। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है, क्लियर है ये स्टेप याद रखना, हो सकता है ये स्टेप ही दे दे कि पहला स्टेप क्या है। उसके लिए रेगुलेशन ओपन करना होगा यार फिर से। रेगुलेशन में भी सब सब मिलेगा नहीं, वो मिलेगा कोई डीजीएमएस का जो गजट नोटिफिकेशन आया हुआ है वहां पे मिलेगा कुछ। ये सब सारा चीज हम क्लास में नोट करवाए थे, तुम लोग एक जगह नोट्स बनाते नहीं हो ना। सॉलिड ब्लास्टिंग के केस में 18 मीटर और 20 मीटर दोनों चीज दिया हुआ है, वहां पे कुछ वैसा डाटा है। देख लेते हैं, 1 मिनट रुक ही जाओ। तुम लोग क्या करना चाहिए, जहां पे भी मीटर वाला डाटा आ रहा था ना कि 10 मीटर 20 मीटर, वो सारा मीटर का डाटा एक साथ एक जगह लिख के रखो, इससे कि तुम लोग को भी कंफ्यूजन नहीं होगा। लेकिन तुम लोग वो काम नोट्स कैसे बनाना है ये तुम लोग को नहीं आता, ये भी नेक्स्ट बार से बताना होगा कि तुम लोग को नोट्स कैसे बनाना है। तो ये पता है ना कि जो वो एक्सप्लोसिव का बॉक्स रहता है, फर्स्ट शिफ्ट में रेड होगा, सेकंड शिफ्ट में येलो होगा, थर्ड शिफ्ट में व्हाइट होगा। एक मिनट। हेलो। सब बढ़िया, अपना बताओ। नहीं, क्लास ले रहे थे। हाँ। हाँ। क्या? हाँ। ठीक है, बाद में बात करते हैं। ठीक। ठीक, वो हम कंफर्म कर देंगे, पहले इधर कंसंट्रेट करो, नहीं तो फिर ये भूल जाओगे तुम लोग। ये एक स्टेप क्लियर हो गया, यहाँ से क्वेश्चन आने के ज्यादा चांस है। अभी तक यहाँ क्या दो क्वेश्चन बन रहा है, एक है कितना नंबर में एसएमपी दिया हुआ है 104 नंबर में, और क्या क्या स्टेप इन्वॉल्व है, ठीक है ना। अब क्या है कि बेस्ड ऑन द आइडेंटिफाइड हजार्ड्स, जो हजार्ड्स आइडेंटिफाई किए हैं, और उस हजार से कितना रिस्क है, तो ओनर, एजेंट, मैनेजर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक प्रिपेयर करेगा क्या, एक ऑडिटेबल डॉक्यूमेंट, जिसको हम लोग सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान बोलते हैं। कैसा डॉक्यूमेंट है? ईडिटेबल नहीं है यार, ऑडिटेबल, ऑडिट। मतलब एसएमपी का बोला जाता है ना, ठीक है ना, जो हजार से आइडेंटिफाई हुआ है और उस हजार से कितना रिस्क है, इस बेसिस पे प्रत्येक माइंस का ओनर, एजेंट और मैनेजर क्या प्रिपेयर करेगा, वो सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान, ठीक है ना, जो एक ऑडिटेबल डॉक्यूमेंट होता है। ऑडिट मतलब क्या है, इसका टाइम टू टाइम रिव्यू करना है। जैसे मान लो एसएमपी में बहुत सारा हजार से आइडेंटिफाई हो गया है, अभी आगे बता देते हैं, ठीक है, वो भी दिखा ही देते हैं। जैसे देखो, ये अपने माइंस का हम दिखा रहे हैं कि क्या क्या हजार्ड्स था, यूज ऑफ एक्सप्लोसिव से क्या क्या हजार्ड्स होने का चांस था। कि मान लो एक्सप्लोसिव यूज कर रहे हैं और नॉन यूज ऑफ ब्लास्टिंग शेल्टर यूज नहीं कर रहे हैं। यूज ऑफ एक्सप्लोसिव कर रहे हैं लेकिन प्रेजेंस ऑफ पर्सन विद इन डेंजर जोन ऑफ ब्लास्टिंग। यूज ऑफ एक्सप्लोसिव कर रहे हैं और उस केस में लाइटनिंग हो गया है, तब हम लोग उसके क्या करते हैं,
ये सारा क्या हो गया, हजार्ड्स हो गया। हजार्ड से एक्सप्लोसिव के यूज कारण हो रहा है, लेकिन क्या क्या हो सकता है, मैकेनिज्म क्या क्या है, फ्लाई रोग हो सकता है, फ्लाई रोग ड्यू टू इम्प्रॉपर स्टेमिंग, फ्लाई रोग ड्यू टू इम्प्रॉपर बर्डन एंड स्पेसिंग, साइमल्टेनियसली ड्रिलिंग एंड चार्जिंग, अगर सेम ही बेंच में हम लोग ड्रिल भी लगा रहे हैं चार्ज भी कर रहे हैं, तो ये सारा क्या एक्सीडेंट हो सकता है इसके कारण। वो किससे था, एक्सप्लोसिव से। अब इलेक्ट्रिसिटी से भी कुछ हो सकता है एक्सीडेंट, कि यूजेज ऑफ अनसेफ इलेक्ट्रिक वेल्डिंग प्लांट या मशीन। इलेक्ट्रिसिटी से क्या हो सकता है, फायर इन एच ड्यू टू इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट। ये सारा हजार से, ठीक है ना। इसी तरीके जैसे ये माइंस का ओरिजिनल जो एसएमपी वो बता रहे हैं तुम लोग को कि ये अपने माइंस में हजार से आइडेंटिफाई किया हुआ है, मशीनरी से क्या है, इलेक्ट्रिसिटी से क्या है, इस तरीके से बहुत सारा हजार से आइडेंटिफाई किए हैं, ठीक है। ये जो हजार से आइडेंटिफाई किए हैं ना, अब इधर देखना क्या लिखा हुआ है, कंसिक्वेंसेज, एक्सपोजर, प्रोबेबिलिटी, ये तीन चीजें, ठीक है ना। इसके आधार पे हम लोग उसको रिस्क रेटिंग देते हैं। अब रिस्क क्या होता है ये तुम लोग थोड़ा बता देते हैं, रिस्क कहाँ था यार, जो रिस्क का फॉर्मूला होता है, रिस्क या रिस्क स्कोर जो हो गया, ठीक है ना। कंसिक्वेंसेज इनटू लाइकलीहुड, कि कोई भी अगर हजार्ड से हो जाता है एक्सीडेंट, अगर माइंस में हो जाता है, ठीक है ना, नाम नहीं बताएंगे, अगर माइंस में एक्सीडेंट हो जाता है तो मतलब एक्सीडेंट होने का चांस क्या है, कोई भी हजार से एक्सीडेंट में कन्वर्ट हो रहा है तो उसका होने का चांस क्या है, और अगर हो जाता है तो उसका रिजल्ट क्या होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या है, कंसिक्वेंसेज, याद रखना फॉर्मूला, इनटू लाइकलीहुड, ठीक है ना। कि अगर हो जाता है तो उसका कंसिक्वेंस क्या होगा, क्या रिजल्ट होगा, और होने का चांस कितना है, होने का चांस कितना है, अगर हो जाता है तो फिर उसका रिजल्ट क्या होगा, ठीक है ना, कंसिक्वेंसेज। और लाइकलीहुड का जो फॉर्मूला होता है, कंसिक्वेंसेज इंटू लाइकलीहुड, कंसिक्वेंसेज तो वही रह गया, लाइकलीहुड का होता है प्रोबेबिलिटी और एक्सपोजर, कि आदमी कितना देर के लिए उस जगह पे प्रेजेंट है जहां पे हजार्ड्स आइडेंटिफाई है, कितना देर के लिए आदमी एक्सपोज है, और उसका प्रोबेबिलिटी कितना है। उस लाइकलीहुड मतलब जो एक्सीडेंट या हजार्ड जो आइडेंटिफाई है, उसका एक्चुअल में हजार्ड्स आइडेंटिफाई है, क्या कहते हैं, अभी उसको आइडेंटिफाई करके ही रखे थे लेकिन वो अचानक से हो गया है, वाटर लोड वर्किंग था, अचानक से क्या था, पिलर तोड़ के वाटर वर्किंग में आ गया है, फेस में आ गया है, जो वर्कर काम कर रहा था वो हो गया है। तो उस केस में कि वर्कर लोग का एक्सपोजर कितना देर के लिए है उस जगह पे, और वो जो एक्सीडेंट है मतलब हजार से आइडेंटिफाई किए हैं, वो एक्सीडेंट में कन्वर्ट होने की क्या प्रोबेबिलिटी है उसका। हाँ, फॉर्मूला आ सकता है, वीवीआई है। तो रिस्क स्कोर का फॉर्मूला क्या होता है, कंसिक्वेंसेज इनटू लाइकलीहुड, और लाइकलीहुड क्या होता है, एक्सपोजर इनटू प्रोबेबिलिटी। तो ये फॉर्मूला दोनों याद रख लेना, इसमें कंफ्यूज नहीं करना। फिर रिस्क स्कोर कंसिक्वेंसेज इनटू लाइकलीहुड बराबर कंसिक्वेंसेज इनटू एक्सपोजर इनटू प्रोबेबिलिटी। अब क्या है कंसिक्वेंसेज, देखो बताया ना कि अगर कुछ हो जाता है माइंस में, कंसिक्वेंसेज क्या है, तो ये जो डीजीएमएसी दिया हुआ है, क्या है कि अगर सेवरल डेड हो जाता है, एक आदमी नहीं बहुत आदमी मर जाता है, तो उस केस में उसका स्केल क्या हो जाएगा, कंसिक्वेंसेज का 5 हो जाएगा, ठीक है। अगर सिंगल आदमी मरता है तो एक उसका स्केल हो जाएगा, मतलब रेटिंग उसका एक देंगे। कंसिक्वेंसेज मतलब अगर हजार जो वाटर लोड वर्किंग जो था अभी, वो अचानक से क्या हुआ, हम लोग ब्लास्टिंग किए हुए हैं और पिलर तोड़ के वो वर्किंग में आ गया है, तो इनंडेशन होने का चांस है, अगर बहुत ज़्यादा वर्किंग हो जाए, मतलब बहुत ज़्यादा वाटर एकुमुलेट होगा तो जैसे जो चासनाला का डिजास्टर हुआ था, तो क्या था कि वो हजार्ड्स आइडेंटिफाई था, लेकिन हजार्ड्स को हम लोग ना एलिमिनेट किए, ना कंट्रोल किए, ना मिनिमाइज किए, वहां पे कोई मॉनिटरिंग प्रोग्राम लगाए भी नहीं थे, तो वहां पर सेवरल डेड हो गया था, मतलब वहां पर स्केल कितना देंगे, 5। अगर एक आदमी मरता है तो उस केस में एक देंगे। और जहां पे है सिग्निफिकेंट चांस ऑफ फर्टिलिटी, मतलब डिप्लेयरिंग विथ केविंग में काम कर रहा है और वहां पे रूप फॉल ये हजार्ड्स प्रेजेंट है,
तो क्या हो सकता है, अगर 1000% रूप फॉल, ठीक है ना, और रूप फॉल अगर होगा तो वहां पे आदमी को मरने का ही चांस रहेगा, वहां तो बचने का चांस नहीं रहता है। तो वही है सिग्निफिकेंट चांस ऑफ फर्टिलिटी, तो 0.3 उसका स्केल दिए गए। अगर होता है वन परमानेंट डिजेबिलिटी, मतलब एक आदमी को परमानेंट डिजेबिलिटी आ जाता है, अगर अपंग हो जाता है, जैसे सीरियस बॉडीली इंजरी होता है ना, परमानेंट लॉस ऑफ एनी पार्ट और सेक्शन ऑफ बॉडी, अगर वैसा वाला केस आता है तो उस केस में रेटिंग कितना है, 0.1 है। मैनी लॉस्ट टाइम इंजरी, मतलब बहुत सारा आदमी को चोट लगा है, तो बहुत सारा आदमी काम से absent रह गया, तो उस केस में क्या है, ये स्केल 0.01 है। अगर एक आदमी को इंजरी हो रहा है तो 0.001 है, और स्मॉल इंजरी हो रहा है तो 0.0001। इसमें कुछ कुछ डाटा याद करके रखना, ठीक है ना। हो सकता है पूछ दे कि सेवरल डेड रहेगा तो उसके इसमें स्केल क्या रहेगा, लास्ट में जब टाइम बचेगा तो, नहीं तो अभी इसको याद करने की जरूरत मत रखो। हम बता दिए कि कंसिक्वेंसेज जो होता है इसी तरीके से काउंट होता है, ठीक है ना। 5, 1, 0.3, ये चार तो इजी है, 0.1, 0.01, 0.001, 0.0001। यहाँ मरने का चांस कम है, लेकिन परमानेंट डिजेबिलिटी पाने का चांस ज्यादा है, एक आदमी को जरूर मिलेगा इस केस में। यहाँ पे कि बहुत सारा आदमी इंजर्ड हो रहा है, काम से absent कर गया है, एक आदमी इंजर्ड हो रहा है, काम से absent कर रहा है, और स्मॉल इंजरी हो रहा है, तो उसका रेटिंग इस तरीके से देंगे, ठीक है। ये हो गया कंसिक्वेंसेज का। अब आता है एक्सपोजर, कि अगर कोई आदमी कंटिन्यू एक्सपोज है उस जगह पे, ठीक है ना, तो उसका स्केल कितना है, 10 दिए हुए हैं। जैसे मान लो वाटर लोड वर्किंग है, और हम लोग इसी पिलर पे काम कर रहे हैं, यहाँ पे काम कर रहे हैं, इधर वाटर लोड वर्किंग है, यहाँ वाटर एक्यूमुलेट है, तो आदमी जो यहाँ पे काम करेगा वो हमेशा लगातार 8 घंटा शिफ्ट में प्रेजेंट रहेगा, और इस जगह पे वर्किंग चल रहा है तो वो प्रेजेंट हो गया कंटिन्यूअस, तो उसके इसमें स्केल कितना देंगे, 10 देंगे, ठीक है ना। अगर आदमी है कि डेली वहां पे प्रेजेंट हो रहा है, कंटिन्यूअस प्रेजेंट नहीं है, डेली किसी भी टाइम पे वहां पे हो सकता है कि एक दिन में एक बार वो आदमी एक्सपोज हो रहा है, तो उस केस में रेटिंग 5 है। अगर वीकली कोई आदमी एक्सपोज हो रहा है तो रेटिंग 3 है। यूजुअली प्रेजेंट हो रहा है तो रेटिंग 2.5 है। ओकेजनली साल में अगर आदमी वैसा जा रहा है, हजार्ड्स के में एक्सपोज हो रहा है, तो रेटिंग 2 है। अगर 1 in 5 ईयर हो रहा है तो रेटिंग 1.5 है। 1 in 10 ईयर हो रहा है तो रेटिंग 0.5 है। 1 in 100 ईयर हो रहा है तो रेटिंग 0.02 दिया हुआ है। किसका है, एक्सपोजर का है, ठीक है ना। तो एक्सपोजर में मैक्सिमम क्या है, 10 दिया हुआ है, और कंसिक्वेंसेज में क्या था, 5 दिया हुआ है, तो 5 into 10। एक चीज और भी बचा हुआ है अभी, कि प्रोबेबिलिटी, मतलब होने का चांस क्या है। कोई भी हजार जो आइडेंटिफाई किए हैं, अगर मे वेल बी एक्सपेक्टेड, मतलब होने का चांस बहुत ज्यादा है, तो 10 है उसका रेटिंग। क्वाइट पॉसिबल, तो 7 है। अनयूजुअल बट पॉसिबल, 3 है। ओनली रिमोटली पॉसिबल, 2 है। इस तरीके से रेटिंग दिया गया है, तो यहाँ पे मैक्सिमम रेटिंग क्या है, 10 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंसिक्वेंसेज 5, एक्सपोजर 10, प्रोबेबिलिटी 5, यही है ना। 5, 10, 10 है यहाँ पे, 5, 10 into 10, तो ये रिस्क स्कोर मैक्सिमम कितना होता है, किसी मैक्सिमम कितना हो सकता है, 500 हो सकता है, ठीक है। इस तरीके से रिस्क स्कोर कैलकुलेट किया जाता है। हम दिखा देते हैं अपना जो यहाँ पे है ना, कि यूज ऑफ एक्सप्लोसिव कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, जो एक्सीडेंट हो सकता है कि हम लोग ब्लास्टिंग करते टाइम ब्लास्टिंग शेल्टर यूज नहीं किए हैं, तो हम लोग क्या लिए हैं, कंसिक्वेंसेज में 1 लिए हुए हैं। कंसिक्वेंसेज में 1 लिए हुए हैं मतलब क्या, ये कंसिक्वेंसेज है 1, मतलब ब्लास्टिंग शेल्टर में क्या शॉर्ट फायर अंदर से जाकर ब्लास्टिंग करेगा। हाँ, रिस्क मैट्रिक्स मैक्सिमम 500 तक जा सकता है, ठीक है ना। कि शॉर्ट फायर जाके अंदर से ब्लास्टिंग कर रहा है, और वो शॉर्ट फायर मतलब शेल्टर लिया ही नहीं है, तो एक ही आदमी मरेगा, शॉर्ट फायर मरेगा, तो वो एक हो गया एक्सपोजर, ठीक है। एक्सपोजर नहीं, कंसिक्वेंसेज कि एक आदमी मरेगा, तो यहाँ पे देखो कंसिक्वेंसेज में 1 लिखे हैं,
ठीक है ना। अब एक्सपोजर में दो रेटिंग दिए हुए हैं, एक्सपोजर है यही एक्सपोजर। तो हो सकता है ये डेली तो नहीं हो सकता है वैसा कि डेली आदमी गलती करे शेल्टर में जाके ब्लास्टिंग ना करे। डेली भी नहीं हो, कंटिन्यूअस नहीं हो सकता, डेली भी नहीं हो सकता, वीकली भी नहीं हो सकता, मंथली भी नहीं हो सकता है। लेकिन हो सकता है कि साल में एक आध बार आदमी ऐसा कर दे, वो अपना मन से जो कंसिडर कर सकते हैं। तो क्या लिए हुए हैं, एक्सपोजर टू लिए हुए हैं। देखो है ना यहाँ पे एक्सपोजर टू लिए हुए हैं। अब है कि प्रोबेबिलिटी कितना है, प्रोबेबिलिटी अनयूजुअल बट पॉसिबल, मतलब अनयूजुअल है लेकिन हम लोग सोचते हैं कि हो सकता है ऐसा, कभी कोई गलती से कर सकता है। तो उस केस में उसका प्रोबेबिलिटी थ्री लिए हुए हैं। ये खुद से डिसाइड करना है, ये फिक्स्ड है, ये जो डाटा है ये फिक्स्ड है, ये सब जो डाटा दिया हुआ है सारा फिक्स्ड है। लेकिन यहाँ पे जो हम लोग कंसीडर कर रहे हैं ना, वो खुद से कंसीडर कर रहे हैं। तो रिस्क रेटिंग कितना है, 6 है, तीनों का मल्टीप्लीकेशन। ठीक है। देखो फायर इन HEMM ड्यू टू इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट, इसका क्या है कंसिक्वेंसेज 0.3, एक्सपोजर टू, प्रोबेबिलिटी टू, इस तरीके से सबको मल्टीप्लाई करके हम लोग रिस्क रेटिंग कैलकुलेट करते हैं। ये रिस्क का स्कोर हो गया, ठीक है ना। तो हाई रिस्क हजार्ड किसको बोलेंगे, अगर स्कोर ग्रेटर देन 200 आ रहा है तो उसको बोलेंगे कि हाई रिस्क हजार्ड है। उसको हम लोग इमीडिएट देखना पड़ेगा, नीड से इमीडिएट एक्शन। मीडियम रिस्क हजार्ड किसको बोलेंगे, जिसका रिस्क स्कोर ग्रेटर देन 20 है लेकिन 200 तक है। तो उस केस में है कि हम लोग को मैनेजेरियल एक्शन लेना होगा, मैनेजमेंट के द्वारा कुछ एक्शन लेना होगा। और लो रिस्क हजार्ड कौन है, जिसका रिस्क स्कोर 20 है, ठीक है ना, 0 से 20 वाला रेंज में ये लो रिस्क हजार्ड हो गया। ठीक है, इसमें भी एक्शन लेंगे लेकिन ज्यादा हजार्ड नहीं है, मतलब ज्यादा खतरा नहीं है ये, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ऐसा है, मतलब हम लोग हजार्ड्स आइडेंटिफाई कर लेते हैं, और हजार्ड्स आइडेंटिफाई के अनुसार हम लोग क्या करते हैं, रिस्क स्कोर कैलकुलेट करते हैं। मीडियम रिस्क हजार्ड्स में क्या है, 20 से 200 रेटिंग आता है, ठीक है ना। कहीं देख लेते हैं, कहीं 20 से 200 वाला है हमारे माइंड्स में, हम कुछ ही डाटा लिए हुए हैं ये। होगा, वो भी कहीं होगा, 20 से 200। देखो एक है 350 है, एक है ना यहाँ देखो, 53 नंबर में है ना। 53 नंबर में क्या है, अनऑथोराइज एंट्री ऑफ पर्सन फॉर कोल थेफ्ट, मतलब बहुत ज्यादा अनऑथराइज एंट्री है, कोयला चोरी बहुत ज्यादा होता है। तो उस केस में क्या है, कंसिक्वेंसेज 5 हो सकता है, एक्सपोजर कंटिन्यू है, एक्सपोजर मतलब आदमी लगातार प्रेजेंट रहता है, 10 हो गया। और प्रोबेबिलिटी क्या है, 7 है, 350 है, मतलब इसको हम लोग इमीडिएट एक्शन लेना होगा, कि 200 से भी ज्यादा आ गया। ये क्वेश्चन नहीं आएगा इससे, इससे जो आएगा ना वो डाटा सिर्फ आ सकता है, डाटा भी क्या, कि हाई रिस्क हजार्ड्स कौन सा है, मीडियम रिस्क हजार्ड्स कौन सा है, लो रिस्क हजार्ड्स कौन सा है, किसको बोलते हैं, उस केस में रिस्क स्कोर क्या होना चाहिए, ठीक है ना, ये हो गया। और ये डाटा जो है कहीं भी कि सेवरल लेड होगा तो उस केस में क्या स्केल रहेगा, ये लास्ट में कोशिश करना, अगर याद होता है ठीक है, नहीं तो छोड़ दो, क्योंकि ये सब लोग छोड़ के ही आएगा, ठीक है ना, तुम अकेला अटेम्प्ट करके क्या फायदा। तो ये सब लोग छोड़ के ही आएगा, कोई इसको रट के नहीं जाएगा ये। लेकिन रिस्क स्कोर तुम लोग रट लेना, ये इसका जो फॉर्मूला होता है, कंसिक्वेंसेज इनटू लाइक्लीहुड। अरे ये फॉर्मूला पे बेस्ड है, कंसिक्वेंसेज इनटू एक्सपोजर इनटू प्रोबेबिलिटी। हम बताए ना अभी, क्या है कि माइंस में अनऑथराइज एंट्री है, मतलब इलीगल, मतलब बहुत सारा लोग चोरी करने के लिए घुस जाता है माइंस में। तो बहुत सारे लोग, तो उस केस में क्या है, स्केल, अगर बहुत सारे लोग चोरी करने के लिए माइंस में घुस रहे, जैसे अभी ECL में जो हुआ था ना, अब हाईवाल्स के किनारे मान लो वो खंता बना के अंदर चला जा रहा है,
तो उस केस में क्या होगा, अगर हाईवॉल कोलेप्स करता है तो आदमी मर जाएगा, सेवरल डेड हो जाएगा, तो स्केल 5 हो गया। और ये कि अगर आदमी 24 आवर वहां ऐसा काम कर रहा है तो एक्सपोजर क्या हो जाएगा, एकदम कंटिन्यूअस एक्सपोजर हो जाएगा 10। ठीक है ना। और स्केल ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या है कि हम लोग हाईवॉल कोलेप्स कर जाए तो हो सकता है कि ये क्वाइट पॉसिबल है कि अगर उन लोग इलीगल तरीके से, ये हाईवॉल इतना प्रेजेंट है यहाँ पे, उन लोग काट लेगा, उन लोग साइज डेप्थ कुछ तो पता नहीं रहता है, अपना कोयला निकालने से मतलब है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, मे वेल बी एक्सपेक्टेड, मतलब यह क्वाइट पॉसिबल, तो 7 हो सकता है। तो 5 × 10 × 7, 350 इस तरीके से होगी। ठीक है, क्या बोल रहे हो। हाई में 200 से ज्यादा वाला 200 काउंट नहीं होगा। हाई में 200 से ज्यादा वाला मतलब 201 से स्टार्ट होगा, ठीक है ना। मीडियम में क्या है, 21 से स्टार्ट होगा, 200 तक जाएगा। और लो में क्या है, 0 से 20 तक है। नहीं, हाई में 200 काउंट नहीं करेंगे, 200 से ज्यादा वाले को हाई में काउंट करेंगे, 200 तक वाले को मीडियम में काउंट करेंगे। ईसीएल का अभी एक ही एक्सीडेंट का डाटा मुझे याद है, राजमहल, कि वो जो एक्सीडेंट हुआ था उसमें वो भी डंप स्लाइड किया था, रीजन ये था। 29 दिसंबर 2016 को हुआ था, ठीक है ना। 29 दिसंबर 2016 को हुआ था, 18 आदमी मारा था, माइन डंप फेलियर हुआ था, ये 3 था, ठीक है ना। माइन डंप फेल्योर 29 दिसंबर 2016 को हुआ था। आप पूछ रहे हो ये किस में आएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या था कि आदमी तो बहुत मर गया उस जगह पे, एक्सपोजर आदमी क्या था, कंटिन्यूअस था, कि आदमी डेली उस जगह पे काम कर रहा था लेकिन कोई ध्यान देने वाला नहीं था। एक्सपोजर 10 हो गया, इसका रेटिंग दे देंगे। सेवरल डेड हुआ वहां पे, तो रेटिंग कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा उसका रेटिंग, इंटू। अब इंटू में यहाँ है कि किसी के बारे में उसको पता ही नहीं था, अगर पता रहता तो जरूर वो उसका उपाय किया रहता। तो अनयूजुअल बट पॉसिबल में डाल सकते हैं कि हाँ ओविडम स्लाइड नहीं करना चाहिए था लेकिन स्लाइड कर गया, तो उसके इसमें इसको 3 दे देंगे। तो 10 × 5 × 3, 150 वाले कैटेगरी में आना चाहिए, ठीक है ना। क्या था कि ओविडम का वहां उन लोग स्टडी नहीं कर रहा था, इसका मतलब मेन दिक्कत ये था। अब है कि इसको अनयूजुअल बट पॉसिबल में लिए तो 3 हो गया, अगर 7 ले लेंगे यहाँ पे क्वाइट पॉसिबल में तो फिर बढ़ जाता है रिस्क रेटिंग, ठीक है ना। वो डिपेंड करता है कि इसमें कंसीडर कर रहा है मैनेजमेंट वाला, ठीक है ना। एनुअल रिटर्न का भी हो जाएगा, ठीक है ना। इधर पहले समझ लो, यहाँ पे थोड़ा सा और बचा हुआ है। सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान कैसा है, ऑडिटेबल डॉक्यूमेंट है। रिस्क स्कोर का एकदम अच्छे से फॉर्मूला लिख लो, रिस्क रेटिंग रिस्क स्कोर जो होता है, कॉन्सिक्वेंसेज इनटू लाइकलीहुड, और इसको लिख सकते हैं कॉन्सिक्वेंसेज इनटू लाइकलीहुड का क्या हो गया, एक्सपोजर इनटू प्रोबेबिलिटी, कि कितना देर के लिए कितना आदमी एक्सपोज हो रहा है, कितना देर के लिए वो, और प्रोबेबिलिटी क्या हो। ये नोट कर लो अच्छे से।
ये है ना, हम अपलोड कर देंगे, ठीक है ना, ये वाला टेंशन मत लो, ब्लॉग में अपलोड कर देंगे, लिंक भी इसका शेयर कर देंगे, ठीक है। तुम लोग बाद में नोट कर लेना, भी समझ लो, फिर टाइम निकल जाएगा इसलिए। हम जो हजार्ड्स और रिस्क का डिफरेंस पहले ही बताया था। हजार्ड्स क्या होता है? कोई सोर्स जिसके पास हार्म, सोर्स ऑफ पोटेंशियल हार्म, इंजरी और लॉस, जैसे फायर हो गया, स्लिपरी फ्लोर हो गया, डिफेक्टिव पीपी, सब क्या है? हजार्ड्स प्रेजेंट है। रिस्क क्या होता है? रिस्क इज द ग्रेविटी ऑफ हार्म, कि अगर हार्म, रिस्क इज द ग्रेविटी ऑफ हार्म, इंजरी और लॉस फ्रॉम ए हजार्ड, कि अगर किसी हजार्ड से, हजार्ड्स के पास कितना ग्रेविटी है कि उसके द्वारा कितना हार्म हो सकता है, कितना नुकसान हो सकता है, वो रिस्क होता है। PHMP का फुल फॉर्म लिख लो, प्रिंसिपल हजार्ड मैनेजमेंट प्लान होता है। टार का लिख लो फुल फॉर्म, ट्रिगर्ड एक्शन रिस्पॉन्स प्लान होता है। और ट्रैप का लिख लो, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी इन एक्सीडेंट प्रिवेंशन होता है। ये तीन नोट कर लो, ठीक है ना। PHMP, प्रिंसिपल हजार्ड मैनेजमेंट प्लान। टार का हो गया ट्रिगर्ड एक्शन रिस्पॉन्स प्लान। और ट्रैप का हो गया टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी इन एक्सीडेंट प्रिवेंशन। ECL से एक्सीडेंट का वीडियो नहीं यार, ECL का, चलो को आज ECL का है ना, एक एक्सीडेंट का, जो जो एक्सीडेंट हुआ है ना चीना कोरी में, कहाँ कहाँ के एक्सीडेंट हुआ, वो आज हम बना देते हैं उसका एक PPT बना के। अगर आज बन जाता है, क्योंकि आज माइंस भी जाना है, टाइम मिलता है, बन जाता है तो कल इसी पे क्लास ले लेंगे, ठीक है ना। ये तीनों नोट कर लो, हो सकता है क्वेश्चन दे दे, टार्प क्या होता है, ट्रेप क्या होता है, फुल फॉर्म पूछ सकता है, तो बहुत लोग इसको टिक नहीं कर पाएगा, ठीक है। अब प्रिंसिपल हजार्ड्स मैनेजमेंट प्लान क्या होता है, ये बता रहे हैं, थोड़ा सा सिर्फ सुन लो, ठीक है ना। प्रिंसिपल हजार्ड्स मैनेजमेंट प्लान हो गया, ये जो हम लोग रिस्क स्कोर कैलकुलेट किए हैं ना, रिस्क स्कोर के बेसिस पे हम लोग जो टॉप, जैसे हम लोग जो अपने सब माइंस में फॉलो करते हैं, ठीक है ना, कि जो टॉप 5 एक्सीडेंट है ना, जो टॉप 5 रिस्क स्कोर का जिसमें डाटा आ रहा है, टॉप 5, उसको हम लोग फिर उस हजार्ड्स को एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। तो वही सारा चीज है प्रिंसिपल हजार्ड्स मैनेजमेंट प्लान में, ठीक है ना। PHMP बोला जाता है, क्या है? आइडेंटिफाइड 5 प्रिंसिपल हजार्ड्स एंड देयर कंट्रोल प्लान। मतलब टॉप 5 जो आइडेंटिफाइड जो हम लोग हजार्ड्स करते हैं ना, उसी के बारे में हम लोग PHMP तैयार करते हैं, प्रिंसिपल हजार्ड्स मैनेजमेंट प्लान, ठीक है। देखो ये था पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये हमारे माइंस में 5 टॉप प्रेजेंट है, किसके कारण माइंस में कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है, तो हम लोग इसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए क्या है कि जैसे मान लो अनऑथराइज एंट्री हो रहा है पर्सन कॉल थेफ्ट वगैरह का, तो हम लोग उस केस में क्या करेंगे, स्टेप क्या ले सकते हैं, हम लोग सिक्योरिटी गार्ड प्रोवाइड करेंगे, पेट्रोलिंग टीम रहेगा, इंटेंस पुलिस पेट्रोलिंग रहेगा, कि जो जो कोयला चोरी करने के लिए घुस रहा है उसको पकड़े। इसके लिए क्या किए हैं हम लोग, रिक्वायरमेंट, एडिशनल मैन पावर चाहिए, उसका रिक्वायरमेंट हम लोग हेडक्वार्टर को सेंड किए हुए हैं। पुलिस पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हम लोग तालमेल बैठा के रखे हुए हैं। हम लोग बातचीत किए हुए हैं कि हम लोग माइंस में CISF का डिप्लॉयमेंट किया जाए। फिर है कि जो चारों ओर से आदमी घुस जा रहा है, फेंसिंग कर दे चारों ओर, ठीक है ना। ये सारा है कि प्रोसीजर, मतलब हम लोग उसको कंट्रोल कैसे करेंगे, कंट्रोल करने का ये हो गया। उसका प्रोसेस क्या है, क्या क्या प्रोसीजर करेंगे, ये प्रोसीजर हो गया। और रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है इसमें, PO का है, मैनेजर पर्सनल का है, सिक्योरिटी इंचार्ज का है, ठीक है ना। और टाइम लिमिट दे देते हैं कि कितना टाइम के अंदर इसको कंप्लीट करना है कि 12 महीने के अंदर उसको सल्टा देना है, कि हजार्ड्स वगैरह जो भी है, हजार्ड्स को खत्म कर देना है, कि लीगल कोई आदमी घुसे ही ना माइंस में, ठीक है।
तो इस तरीके से जो टॉप 5 को ही हम लोग कंसिडर करते हैं प्रिंसिपल हजार्ड्स मैनेजमेंट प्लान के लिए, पहले उसको हटाएंगे। फिर नेक्स्ट बात तो ऑडिट करेंगे डॉक्यूमेंट्स का, फिर रिव्यू करेंगे, फिर पता करेंगे कि माइंस में कौन सा एक्सीडेंट आ गया, हो सकता है कुछ नया एक्सीडेंट आ गया है, नया हजार्ड्स प्रेजेंट हो गया है, तो उसके बारे में फिर से स्टडी करेंगे। इस तरीके से ये प्रोसेस कंटिन्यू एक तरीके से साइकिल की तरह चलता रहता है। ठीक है। सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान में क्या क्या आएगा, इसमें जो कंपनी का जो माइन सेफ्टी और हेल्थ पॉलिसी है वो आएगा पहला में। फिर उस पॉलिसी को हम लोग कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, उसका क्या प्लान होगा वो करेंगे। प्रिंसिपल हजार्ड्स मैनेजमेंट प्लान, एसओपी, एसओपी सीओपी सारा है ना, एसएमपी के अंदर ही आता है। ठीक है ना, ये नहीं पूछेगा। खाली ये याद रखना कि ओनर एजेंट एंड मैनेजर ऑफ एवरी माइन शेल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान। ठीक है ना। रेगुलेशन नंबर 104 में दिया हुआ है क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व है, वो हो जाएगा। रिस्क स्कोर का फॉर्मूला क्या है, ये किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ओनर एजेंट मैनेजर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है ना। सीओपी कौन सा में है, कोड ऑफ प्रैक्टिस देखना ना, रिक्लेमेशन के बाद 108 109 नंबर रेगुलेशन में, एक में एसओपी के बारे में थोड़ा सा दिया हुआ, एक में सीओपी के बारे में दिया हुआ कि कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर ट्रांसपोर्ट रूल कुछ है ना, 108 9 10, साथ में रिक्लेमेशन था, वही 8 9 10 में जहाँ पे भी वहां पे दिया हुआ है। ठीक है। तो ये तुम लोग का क्या हो गया, एसएमपी कंप्लीट हो गया। 110 में दिया हुआ है। ठीक है। एसएमपी से जो भी क्वेश्चन आएगा बन जाएगा तुम लोग का। अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्या, मार्चिंग ऑफ हैवी मशीनरी। एसओपी का फुल फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। ठीक है ना। एसओपी का क्या होता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, या हिंदी में जो इसको हम लोग बताते हैं मानक संचालन पद्धति। कि डंपर मान लो हो गया। ठीक है ना। तो डंपर का एसओपी क्या है, मतलब डंपर का चलाने का क्या तरीका है, ऑपरेटर कैसे चलाएगा। कि हाँ, कि डंपर स्टार्ट करने से पहले, जैसे मान लो डंपर पार्किंग यार्ड में खड़ा है, कि डंपर के चारों ओर घूम कर देख लेगा कि कोई आदमी लेटा हुआ नहीं है, कोई जानवर तो नहीं है। चेक कर लिया, अब एक मशीन में एंट्री लिया, डंपर में चढ़ा, वो डंपर में बैठा तो देख लिया कि सारा उसका ब्रेक कंट्रोल सिस्टम, लाइटिंग और हॉर्न वगैरह काम कर रहा है कि नहीं, देख लिया काम कर रहा है। अब है कि जो स्पीड लिमिट है कि 30 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा स्पीड से नहीं चलाएगा, वो उसको फॉलो करेगा। कहीं भी बाय मतलब ओवरटेक करने की कोशिश कर नहीं करेगा, क्योंकि एक डंपर दूसरे डंपर को ओवरटेक करने की कोशिश नहीं करेगा। ठीक है ना। ये सब आ गया एसओपी में। स्टैंडिंग ऑर्डर और एसओपी सिमिलर है, नहीं यार, स्टैंडिंग ऑर्डर कुछ दूसरा चीज होता है, ये नहीं होता है। ये एसओपी हो गया। सीओपी क्या हो गया, कोड ऑफ प्रैक्टिस। कोड ऑफ प्रैक्टिस में क्या था वहां पे, कुछ इंजीनियर वगैरह कुछ रोल आ जाता है ना, मैनेजर और इंजीनियर का ही रोल आ जाता है। कि कोई हैवी मशीनरी है, उसका डिजाइन वगैरह और क्या क्या बहुत सारा चीज सीओपी के अंदर आता है।
कि हम लोग क्या कोड प्रैक्टिस करना है, क्या रूल फॉलो करना है कुछ भी चीज करने के टाइम में। तो एसओपी सीओपी लगभग सिमिलर ही है, ठीक है ना, ज्यादा कोई डिफरेंस है नहीं, सिमिलर ही है, लेकिन कहीं पे एसओपी लिख दिया जाता है, कहीं पे सीओपी लिख दिया जाता है। जिस तरीके से एक ऑफिशियल होता है, कॉम्पिटेंट पर्सन होता है ना, यहाँ पे बहुत ज्यादा डिफरेंस। ऑफिशियल क्या होता है, कॉम्पिटेंट पर्सन क्या होता है? कॉम्पिटेंट पर्सन हो गया जो किसी चीज को चलाने वगैरह में सक्षम है, जैसे हॉलेज जो खलासी हो गया, वाइंडिंग इंजन मैन हो गया, ये सब क्या है, कॉम्पिटेंट पर्सन है। और ऑफिशियल कौन हो गया? डस्ट सर्वे इंचार्ज, मैनेजर, मैनेजर को तो असिस्टेंट मैनेजर हो गया, सेफ्टी ऑफिसर हो गया, माइनिंग सरदार हो गया, माइनिंग ओवरमैन हो गया। ये क्या है, ऑफिशियल है। कॉम्पिटेंट पर्सन कि जो किसी चीज को चला सकता है, कॉम्पिटेंट है किसी चीज के लिए, तो वो होता है क्या, कॉम्पिटेंट पर्सन। ठीक है, इसमें थोड़ा सा मार्चिंग ऑफ हैवी मशीन में क्या है ये देख लेते हैं। ड्रैग लाइन के बारे में बोलता है कि ड्रैग लाइन जो है कैन नॉट बी मार्च, मतलब ड्रैग लाइन को ये नहीं कि एक ये माइंस में भी चल रहा है और यहाँ से दूसरा माइंस में मार्च करके ले जाएंगे, नहीं। हाँ, ऑफिशियल भी कॉम्पिटेंट हो सकता है, लेकिन कॉम्पिटेंट पर्सन ऑफिशियल नहीं हो सकता है, ठीक है ना। कि एक माइंस से, माइंस वन हो गया, ये माइंस टू है, तो रेग लाइन को एक माइंस से दूसरा माइंस में मार्च करके नहीं ले आ सकते हैं, ठीक है ना। जिस माइंस में इसका इंस्टॉल करना है, जिस माइंस में इसका यूज करना है, वहां पे सारे कंडीशन के अनुसार ड्रैग लाइन का सारा पार्ट्स वहीं पे लाकर असेंबल किया जाएगा, ठीक है ना। और 30 से 40 साल के लिए कम से कम, वेयर इट कैन बी वर्कड फॉर इट्स इंटायर लाइफ, 30 से 40 साल तक, ठीक है ना। लेकिन ड्रैग लाइन को मान लो अभी इस जगह पे काम करे एक ही माइंस में, लेकिन दूसरे जगह पे भी जा सकता है एक ही माइंस के अंदर, तो उस केस में बोलता है कि ड्यूरिंग मार्चिंग इन सेम माइन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर पासेस शुड बी एटलीस्ट 40 मीटर वाइड, मतलब ड्रैग लाइन के जिस जगह पे मार्च करना रहेगा, जैसे होल रोड का पढ़ते हैं ना, विड्थ इतना होना चाहिए, उसी तरीके से बोल रहा है कि जिस जगह से ड्रैग लाइन का हम लोग पास करके लेके जाएंगे, तो उसका जो विड्थ रहेगा ना वो 40 मीटर रहेगा। और ग्रेडियंट 1/8 से ज्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए, मतलब 7 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये ड्रैग लाइन से रिलेटेड है कि जहाँ पे जिस जगह पे उसको मार्चिंग करने की जरूरत है, तो उसके लिए कम से कम विड्थ ऑफ पासेस कितना चाहिए, 40 मीटर चाहिए, और ग्रेडियंट 7 डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए। 1/8 होता है ना, 56 डिवाइड बाई 8 कर दो, 7 डिग्री आ रहा है ना, तो 7 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। डोजर के बारे में बोलता है, ये देखो डोजर है, ठीक है ना। डोजर क्या होता है, डीजल टैंक यहाँ पे होता है, ठीक है ना, डीजल का टंकी, और इसका इंजन जो होता है सामने होता है यहाँ पे। 1/8 है, मतलब 7 डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है। और डोजर के बारे में क्या बोलता है कि ये डीजल टैंक बताएं यहाँ होता है, इसका इंजन यहाँ होता है। तो क्या होता है बहुत भाई लोग कि जब ऐसा ग्रेडियंट वाला कहीं जगह आता है ना, चढ़ाव वाला, इस तरीके से रहा होल रोड, ठीक है ना, हम ग्रेडियंट ज्यादा ग्रेडियंट मत मान लो, इस तरीके से रहा होगा, तो ऑपरेटर लोग क्या करता है कि एयर ना ले ले, इसके लिए वो रिवर्स डायरेक्शन में चलता है, पीछे आता है, क्या कि क्या है, इस तरीके से डाउन में रहेगा, इंजन हमेशा इधर रहेगा, और वो भाग रहा है किस डायरेक्शन में, रिवर्स डायरेक्शन में। क्यों? कि तेल हमेशा इंजन को मिलते रहे, एयर ना। विड्थ तो पासेज यार, ये जैसे मान लो होल रोड का जैसे विड्थ होता है ना,
कि डंपर को पास करने के लिए डंपर का 3 टाइम्स विड्थ ऑफ डंपर होना चाहिए, ऐसा कुछ हो जो रूल रेगुलेशन बताए हुए हैं। इसी तरीके से यहाँ पे है कि जिस जगह से ड्रैग लाइन को पास करना है ना, उसके लिए जो रास्ता होना चाहिए 40 मीटर चौड़ा होना चाहिए। अरे यार, 1/8 को अगर कोई बोलता है कि डिग्री में कन्वर्ट कैसे करना है, तो 56 से ही डिवाइड करते थे ना, तो 7 डिग्री होता था। सिंपल फॉर्मूला है ना कि 1/5 है, मतलब कितना डिग्री हो रहा है अप्रोक्सीमेशन में, तो 56 को ही ना उससे डिवाइड करते थे। तो वही है, यही बताएं यार, कुछ नहीं। जयराज ये पहले भी डिस्कस किए हुए थे कैसे ग्रेडियंट निकालते हैं। ठीक है, ये हो गया। हाँ, टेन इनवर्स वाला अगर मान लो कैलकुलेटर उसके लिए चाहिए होता है, तो टेन इनवर्स ना यूज करके डायरेक्टली यहाँ से यूज करके निकाल सकते हो। ठीक है, तो वही बोला जाता है कि डोजर को कभी भी रिवर्स डायरेक्शन में मूव नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है ऑपरेटर को क्या है कि इधर पीछे देखने में बहुत ज्यादा दिक्कत, उसको गर्दन पीछे करके देखना पड़ता है, वह चलता है वो, तो रिवर्स डायरेक्शन हो सकता है किसी को क्रश कर दे, कोई पर्सन खड़ा रहे उसको क्रश कर दे। तो while marching the dozer from one place to another, it shall not be run in reverse position, ठीक है ना। और रिवर्स पोजीशन में जब भी चलेगा तो फिर एवीए होना चाहिए, ऑडियो विजुअल अलार्म होना चाहिए, जिसका इंटेंसिटी कितना होता है, 5 से 20% हाइयर होता है, ठीक है ना। ये सभी एवीए के लिए केस में है, ठीक है ना। डोजर रिवर्स डायरेक्शन में नहीं चलना चाहिए, और जब भी कोई भी मशीनरी रिवर्स डायरेक्शन में मूव करता है ना, तो ऑडियो विजुअल अलार्म में बजना चाहिए। एक तरीके से क्या हो गया, अगर किसी मशीनरी में ऑडियो विजुअल अलार्म काम नहीं कर रहा है, तो वो भी एक तरीके से हजार्ड्स हो गया, खतरा है। क्या मान लो कि ऑपरेटर ऑडियो विजुअल अलार्म काम ही नहीं कर रहा है, तो उस केस में क्या होता है, हो सकता है कि कोई आदमी जो पीछे रहे उसको पता ही नहीं चलेगा डंपर पीछे आ रहा है, उसके ऊपर चढ़ जाएगा डंपर, ऐसा हो सकता है। तो ऑडियो विजुअल अलार्म क्या हो गया, अगर प्रेजेंट नहीं है किसी मशीनरी में, तो डिफेक्टिव मशीनरी हो गया, वो एक तरीके से हजार्ड्स प्रेजेंट हो गया, ठीक है ना। हो गया डोजर का। ड्रिल के बारे में बोला जाता है कि अगर ड्रिल को मार्च करना है, ठीक है ना, ड्रिल को मार्च करना है, अगर ये डिस्टेंस 100 मीटर से ज्यादा हो जाता है, और अगर उसको ग्रेडियंट में डाउन द लेके जाना है, डाउन द हिल, ठीक है ना, डाउन हिल ग्रेडियंट में लेके जाना है, इस डायरेक्शन में लेके जाना है, या कहीं ओवरहेड लाइन को क्रॉस कर रहा है, इधर क्या हो गया, ये ओवरहेड लाइन गया हुआ है, ओएच लाइन, और ये होल रोड हो गया, ठीक है ना, मान लो। तो उस केस में क्या करना है, इसका जो मास्ट रहेगा ना खड़ा, ये ड्रिल मशीन ही हो गया, ठीक है ना। तो ये मास्ट है, ये मास्ट को डाउन करके मार्च करेंगे, ये मास्ट को हॉरिजॉन्टल पोजीशन में ला देगा, मास्ट डाउन हो गया, उसके बाद मार्च करना है ड्रिल मशीन को, ठीक है ना। और ड्रैग मार्च मतलब जोड़ना ही यार, मार्चिंग मतलब एक जगह से दूसरे जगह पे मशीनरी को लेके जा रहे हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे लेके जा रहे हैं, मार्चिंग कर रहे हैं, मशीन को मार्चिंग कर रहे हैं, ठीक है ना। मतलब अभी इस जगह पे काम कर रहा था, अब दूसरे जगह पे दूसरे बेंच में लेके जाना है, तो ये जो मार्चिंग हो रहा है ना मशीनरी का, इसके बारे में बताया जा रहा है। तो वही मार्चिंग का लेंथ क्या हो गया है कि 100 मीटर से ज्यादा हो जा रहा है, कि इस जगह पे काम कर रहा था, अब इसको इस जगह पे ले जा रहा है, ये डिस्टेंस 100 मीटर से ज्यादा है, या उसको ग्रेडियंट में लेके जाना है, कि यहाँ है ड्रिल मशीन, अब इसको यहाँ पे लेके आना है, या किसी होल रोड के ऊपर क्या है, ओवरहेड लाइन गया हुआ है, तार गया हुआ है, इसको क्रॉस करना है। तो उस केस में जो ड्रैग लाइन का जो ड्रिल मशीन का जो मास्ट होता है ना, मास्ट, मास्ट क्या होता है ड्रिल मशीन का, अरे यार जिसमें वो ड्रिल रोड लगा हुआ रहता है ना,
ठीक है ना। तो मास्ट को क्या करना है, जैसे मान लो कभी तुम लोग देखते हो चापाकल बनाने के लिए जो आता है बोरिंग मशीन, तो ड्रिल लगाता है, जो होल लगाता है उसके उसमें उसका मास्ट खड़ा होता है, फिर जब उसको ले जाना रहता है तो पूरा फोल्ड वोल्ड करके ले जाता है ना, तो वही होता है मास्ट। तो मास्ट को क्या करेंगे हम लोग, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में बना देंगे। ये ड्रिल मशीन का केस में हो गया। इसमें क्या है, एक होता है प्रोपेल जॉयस्टिक स्प्रिंग लोडेड टाइप, ये सेफ्टी डिवाइस भी होता है, जिसको क्या बोला जाता है, डेडमैन सेफ्टी भी बोला जाता है। डेडमैन सेफ्टी स्विच वो क्या करता है एक तरीके से, इट shall be capable of returning to deactivated position automatically upon release of the lever by operator and shall immediately bring propel या tramming operation of the machine to halt। अगर आदमी है, ये डेडमैन स्विफ्ट है, जिसमें पैर रखता है तो मशीन पहले तो स्टार्ट होता है। मशीन स्टार्ट रखने के लिए डेडमैन स्विच में फिर उसका एक फुट होना ही चाहिए, ठीक है ना। लेकिन अगर जैसे अगर अपना मार्चिंग कर रहे हैं और कहीं अच्छा पे उसको है कि मशीन को रोकना है, वैसा कुछ सिचुएशन आ गया, तो अपना फुट वहां से हटा लेगा, डेडमैन स्विच जो होता है वहां से अपना पैर हटा लेगा, जिसको बोला जाता है यही प्रोपेल जॉयस्टिक स्प्रिंग लोडेड टाइप। ये पूरा सेफ्टी डिवाइस का नाम है, शॉर्टकट में जिसको बोलते हैं डेडमैन सेफ्टी है। पैर हटा लेगा वो मशीन वहीं पे बंद हो जाएगा, हॉल्ट हो जाएगा। हाँ, एसडीएल में भी ऐसा ही होता है, एलएचडी में भी ऐसा ही होता है। वहाँ डेडमैन सेफ्टी स्विच बताए हुए थे ना एक, वही है। ठीक है, तो ये ड्रिल का हो गया। खाली सेफ्टी डिवाइस लिख लो, ये प्रोपेल जॉयस्टिक स्प्रिंग लोडेड टाइप। अगर ये रिलीज हो जाएगा तो क्या होगा, मशीन ऑटोमेटिक होल्ड पोजीशन में आ जाएगा, रुक जाएगा मशीन। ठीक है। अब ये सारा चीज होना चाहिए ना, मार्चिंग कभी भी होना चाहिए ना तो कॉम्पिटेंट पर्सन के अंदर होना चाहिए। एग्जैक्ट कहीं नहीं है लिखा हुआ कि किसके अंदर होना चाहिए, फोरमैन होना चाहिए या माइनिंग सरदार होना चाहिए, ओवरमैन होना चाहिए, ठीक है ना, या असिस्टेंट मैनेजर होना चाहिए या इंजीनियर होना चाहिए। मतलब बोलता है कॉम्पिटेंट पर्सन के अंदर में ये मार्चिंग होना चाहिए। ब्लास्टिंग इंचार्ज, अगर हॉट वगैरह माइंस में ब्लास्टिंग इंचार्ज जो कर रहे हैं ना, हॉट स्टार्टा वगैरह में, तो वहाँ पे ब्लास्टिंग इंचार्ज का क्वालिफिकेशन फर्स्ट क्लास होना चाहिए, ठीक है ना। और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एक्सप्लोसिव जो बल्क में कर रहे हैं, तो उस केस में जो इंचार्ज रहेगा ना ट्रांसपोर्टेशन में, वो ओवरमैन होना चाहिए कम से कम, ठीक है। ओवरमैन सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी या ओवरमैन के अंदर होगा वो, ठीक है। कोई भी मार्चिंग, किसी भी मशीन का मार्चिंग करेंगे ना, किसी भी एचईएमएम का, एचईएमएम का फुल फॉर्म क्या होता है, हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी। कोई भी ड्रिल मशीन जो 50 mm तक या उससे कम का होल मारता है उसको हम एचईएमएम में काउंट नहीं करेंगे। तुम लोग अभी भी कंफ्यूजन होता है, ग्रेटर देन 50 mm वाले को ही एचईएमएम बोलेंगे। जो इतना से ज्यादा डायमीटर का होल ड्रिल करता है उसी को हम लोग एचईएमएम में काउंट करेंगे, ठीक है ना, बाकी को एचईएमएम में काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। लेस देन 50 mm वाले को और या इक्वल टू 50 mm वाले को हम लोग एचईएमएम में काउंट नहीं करेंगे, ये चीज तुम लोग ध्यान में रखो। ग्रेटर देन जो 50 mm से ज्यादा होल करेगा डाया का, उसी को एचईएमएम में काउंट करेंगे।
ये तुम लोग अभी भी गलत करते हो ऐसा क्वेश्चन। ये सब अरे यार, ड्रिल का सेफ्टी डिवाइस बहुत सारा था यार। ये यार ध्यान रखो सिर्फ अभी, नो बम्प सर्किट जो होता है ये ड्रिल मशीन का सेफ्टी डिवाइस है। एक रेंच होता है, ये भी ड्रिल मशीन का सेफ्टी डिवाइस है। ये ध्यान रखो, तुम लोग पर्पस नहीं पूछे क्या होता है, कि नो बम्प सर्किट होता है ये ड्रिल मशीन का सेफ्टी डिवाइस है। एक रेंच भी होता है, वो भी ड्रिल मशीन का सेफ्टी डिवाइस है। और एक जो बताया ना, प्रोपेल जॉयस्टिक स्प्रिंग लोडेड टाइप वॉल्व, वो भी ड्रिल मशीन का सेफ्टी डिवाइस है। ठीक है ना, 3 है सेफ्टी डिवाइस ड्रिल मशीन का। एक चीज ध्यान रखना, ठीक है ना, ये जो मैनेजर होता है ना, मैनेजर का डिफिनेशन देखना। ये ऑफिशियल में नहीं आता है, ठीक है ना, ये फर्स्ट क्लास का क्वेश्चन था, ये मेरा क्वेश्चन गलत हो गया था। मैनेजर ऑफिशियल में नहीं आता है, ठीक है ना। मैनेजर क्या करता है, ओनर एजेंट मैनेजर जो करता है, कि किसी भी पर्सन को रिटेन में अपॉइंट कर सकता है, ठीक है ना, उसको ऑफिशियल बना देता है ये। रिटेन परमिशन देगा अपना मैनेजर किसी भी पर्सन, मतलब किसमें क्या लिखा हुआ है, ऑफिशियल मीन्स ए पर्सन अपॉइंटेड इन राइटिंग बाय ओनर एजेंट मैनेजर, कि वो अपना सुपरविजन का ड्यूटी परफॉर्म करे माइंस में या किसी भी पार्ट्स ऑफ माइंस में। इसके अंदर आता है माइनिंग सरदार, ओवरमैन, अंडर मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, वेंटिलेशन ऑफिसर, इंजीनियर, सेफ्टी ऑफिसर, ओवरमैन, डस्ट इंचार्ज, सैंपलिंग इंचार्ज और सर्वेयर। ये सारा ऑफिशियल होता है। क्या करता है, ओनर एजेंट मैनेजर उसको रिटर्न में देता है। तो क्वेश्चन आ गया था फर्स्ट क्लास में कि मैनेजर क्या है, ऑफिशियल है, कॉम्पिटेंट पर्सन है, नन ऑफ द एबव क्या था, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। तो उसका आंसर नॉन वाला ही होता है, लेकिन हम टिक कर दिए थे कि ऑफिशियल तो होगा, हो सकता है, गलत हो गया था, ठीक है ना। ये हो गया ऑफिशियल। और कॉम्पिटेंट पर्सन क्या होता है, किसी भी वर्क से रिलेटेड या किसी भी मशीनरी प्लांट से रिलेटेड कोई भी आदमी जो 20 साल का एज अटेंड कर लिया है और वो उसको मैनेजर रिटेन में अपॉइंट कर रहा है कि किसी भी काम को सुपरवाइज करने के लिए या किसी भी काम को परफॉर्म करने के लिए। जैसे हॉलेज इंजन खलासी हो गया, इलेक्ट्रिशियन हो गया, लैंप रूम इंचार्ज हो गया, एसडीएल ऑपरेटर हो गया, डंपर ऑपरेटर हो गया। ये सारा क्या आता है, कॉम्पिटेंट पर्सन में आता है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफिशियल हो गया कि अगर माइंस का मैनेजर मान लो छुट्टी में है, ठीक है ना, तो उस केस में माइनिंग डिसिप्लिन का जो सीनियर मोस्ट आदमी जो प्रेजेंट होता है ना, उसी को हम लोग प्रिंसिपल ऑफिशियल बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, ये अपॉइंटमेंट ऑफ इंजीनियर और ये थोड़ा टोटल 7 तरह का सर्टिफिकेट, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। टोटल 7 टाइप्स ऑफ सर्टिफिकेट इशू होता है। थोड़ा सा यहाँ पे देख लो कि ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंजीनियर क्या होता है, ठीक है ना। मतलब किसी भी जगह पे, हाँ, सीनियर मैनेजर की जगह पे मान लो सेफ्टी ऑफिसर या असिस्टेंट मैनेजर जो माइनिंग डिसिप्लिन का सीनियर मोस्ट कोई भी रहा प्रेजेंट मैनेजर को छोड़ के, तो उसको हम लोग प्रिंसिपल ऑफिशियल बोलेंगे, ठीक है। देखो, इंजीनियर हो सकता है कि अगर आंसर में दे नहीं ये कंपिटेंट पर्सन जो बोल रहे हैं, तो इंजीनियर भी कंपिटेंट मतलब इंजीनियर ऑफिशियल होता है, ठीक है ना।
सर एडवांस बोरहोल कितनी दूरी पर करते हैं? देखो, असिस्टेंट मैनेजर और सेफ्टी ऑफिसर क्या होता है ये तुमको समझाते हैं। जिसके पास, देखो, डीजीएमएस नहीं जानता है कि असिस्टेंट मैनेजर क्या होता है, मैनेजर क्या होता है। डीजीएमएस ये जानता है, मैनेजर को जानता है कि फर्स्ट क्लास होल्डर है या सेकेंड क्लास होल्डर है, उसको सर्टिफिकेट से मतलब है। लेकिन कंपनी जो है कोल इंडिया लिमिटेड, वो जानता है कि वो मेरा एमटी है या असिस्टेंट मैनेजर है या डिप्टी मैनेजर है। ठीक है ना? एमटी हो गया, असिस्टेंट मैनेजर है या डिप्टी मैनेजर है या मैनेजर है या सीनियर मैनेजर है। ठीक है ना? ये किसको ये जानता है? सीआईएल जानता है, कंपनी जानता है। तो है कि जो असिस्टेंट मैनेजर रहता है ना, उसको सेफ्टी ऑफिसर भी बना दिया जा सकता है। और जो डिप्टी मैनेजर रहा, उसको भी सेफ्टी ऑफिसर बना दिया जा सकता है। जो मैनेजर रहा, उसको भी सेफ्टी ऑफिसर। वो डिपेंड करता है कि वहां पे कितना हम लोग के पास एग्जीक्यूटिव है और किसको सेफ्टी ऑफिसर बनाना है। ऐसा, जैसे मान लो मेरे ही माइंस में जो अभी अभी उनका प्रमोशन मैनेजर में हो गया है, ठीक है ना, वो अगर छुट्टी में जाते हैं तो सेफ्टी ऑफिसर का चार्ज हमको दे के जाते हैं। हम तो भी असिस्टेंट मैनेजर हैं। तो ये नहीं बोल सकते हैं कि असिस्टेंट मैनेजर और सेफ्टी ऑफिसर में कौन सीनियर है। नहीं, सीनियर मोस्ट हो गया मतलब कितना टोटल एक्सपीरियंस, कितना साल से काम कर रहा है। ठीक है ना? हाँ, सीनियर मैनेजर का अंडर, सीनियर मैनेजर को ही, जिसके पास E6 ग्रेड होता है ना, सीआईएल ग्रेडिंग देता है, वो E2 E3 E4 E5 E6, E6 वाले को सीनियर मैनेजर बोलते हैं। जो माइंस का मैनेजर, इसी को बनाया जाता है। माइंस का मैनेजर किसी भी जगह पर देखोगे ना, उसका क्वालिफिकेशन सीनियर मैनेजर, मतलब सीनियर मैनेजर ही होता है। इमरजेंसी केस में अगर कुछ होता है कि E6 वहाँ अवेलेबल नहीं है, E5 को भी मैनेजर बना दिया जाता है। पीडीपीटी में मैनेजर और सीनियर मैनेजर दोनों थे। सीनियर मैनेजर हो गए माइंस के मैनेजर, ठीक है ना, खान प्रबंधक। अगर मैनेजर है वहां पे और सीनियर मैनेजर है, तो जो खान प्रबंधक बोलेंगे, वो जो E6 वाले होंगे ना सीनियर मैनेजर, उनको खान प्रबंधक बोला जाएगा। ठीक है? और जो मैनेजर होंगे, हो सकता है वो माइन इंचार्ज संभाल रहे होंगे, ब्लास्टिंग देख रहे होंगे, कुछ भी देख सकते हैं। ठीक है ना? ये छोड़ दीजिए, तुम लोग को पढ़ा हुआ होगा तो क्या बोलते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ इंजीनियर। हम इंजीनियर इसलिए बता देते हैं कि यहाँ में मशीन से रिलेटेड ही था, कि कोई भी मशीन का इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस और सेफ वर्किंग जो, वो, ठीक है, तो ये छोड़ देते हैं। वो कौन करता है? इंजीनियर ही करता है। ठीक है? ये हो गया तुम लोग का। क्या सिलेबस में बच रहा है यार? सैंड स्टोइंग बच रहा है। LHD HDL का मार्चिंग छोड़ दो, उससे वो कहीं नहीं मिल रहा है कुछ। अब मार्चिंग वगैरह से क्वेश्चन भी नहीं आएगा यार। सैंड स्टोइंग हो गया, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है। सॉइल वगैरह के मार्चिंग के बारे में कहीं कुछ नोट्स अवेलेबल नहीं है। ठीक है ना? जो मिल पाया हम उतना बता दिए। उसका का मार्चिंग वही है कि किसके प्रेजेंट में रहेगा, कंपिटेंट पर्सन लिख देना ना वहाँ पे। कंपिटेंट पर्सन इंजीनियर रहेगा तो इंजीनियर का टिक कर देना। अंडरग्राउंड में से देखो, अंडरग्राउंड में जो हम लोग है ना, 11 kV तक करंट ले जा सकते हैं। ठीक है ना? 11 kV तक माइंस के अंदर ले जा सकते हैं, लेकिन जो यूज करते हैं 6.6 kV, इतना वोल्ट तक का ही हम लोग यूज करते हैं। ठीक है ना? 11 kV तक ले जाते हैं, लेकिन यूज कितना करना है? 6600 वोल्ट से ज्यादा यूज नहीं करना है। ठीक है? हाईएस्ट करंट कितना सप्लाई होगा? करंट नहीं, वोल्टेज बोलो। ठीक है ना? करंट के लिए कहीं कुछ डाटा नहीं है वैसा।
ठीक है, तुम लोग आप खुद से फिर स्टडी करो। तुम लोग का देख लेते हैं ये क्या बोलते हैं। ठीक है ना, इसका नोट्स मिल जाएगा। ये एक चीज और ध्यान रखना, एक और बता दे रहे हैं, ठीक है। ये जो है ना पिलर, जो ओपन कास्ट से निकालते हैं उसमें कुछ थोड़ा सा चीज छूट गया है। उसमें अगर पार्टिंग 15 मीटर से ज्यादा होगा, ठीक है ना, तो उसको हम लोग सेफ जोन बोलते हैं। और उसको हम लोग ग्रीन फ्लैग से शो करते हैं, ठीक है ना, ग्रीन फ्लैग से। अगर पार्टिंग 6 से 15 मीटर के बीच रहेगा, तो इसको क्रिटिकल जोन बोला जाता है, क्रिटिकल जोन। और हम लोग इसको कैसे शो करते हैं, येलो फ्लैग से। और एक डेंजर जोन होता है, अगर पार्टिंग 6 मीटर से कम हो जाएगा तो ये डेंजर जोन हो जाएगा। इसको हम लोग शो करेंगे रेड फ्लैग से। और कॉम्पैक्टेड जोन, और एक होता है कॉम्पैक्टेड जोन, ठीक है ना, इसको हम लोग वाइट फ्लैग से। तो गैलरी वगैरह जो अंडरग्राउंड में गैलरी था उसको हम लोग ओबी से फिल कर दिए, तो इसको वाइट फ्लैग से हम लोग नजर दिखाएंगे। कॉम्पैक्टेड जोन, ठीक है, COMPACTED, कॉम्पैक्ट कर दिया। जैसे मान लो ये जो पिलर वगैरह था ना, ये जो गैलरी था, इसको ब्लास्टेड मटेरियल से पूरा फिल कर दिए, कॉम्पैक्ट कर दिए। पार्टिंग मतलब ये हो गया, ये तुम्हारा अंडरग्राउंड हो गया, ठीक है ना। ये पिलर गैलरी, पिलर गैलरी, पिलर गैलरी, ठीक है ना, इस तरीके से हो गया, ठीक है ना। स्टार्टिंग में जो है, ये अगर पार्टिंग 15 मीटर, ग्रेटर देन 15 मीटर का पार्टिंग रहेगा, तो ये हो जाएगा सेफ जोन, ठीक है ना। और इसको हम लोग ग्रीन फ्लैग से शो करेंगे। अगर ये पार्टिंग 6 मीटर से 15 मीटर के बीच रहेगा, अरे यार, ये पार्टिंग 6 मीटर से 15 मीटर के बीच रहेगा, तो इसको हम लोग शो करेंगे किससे, येलो फ्लैग से, ठीक है ना। और ये पार्टिंग अब कितना आ गया, 6 मीटर से अगर कम हो गया तो इसको रेड फ्लैग से दिखाएंगे, ठीक है ना। और लास्ट में अगर यहाँ पे आ गया कॉम्पैक्ट हो गया तो इसको व्हाइट फ्लैग से दिखाएंगे, इस तरीके से। कॉम्पैक्टेड जोन का पार्टिंग कुछ नहीं है, मतलब कॉम्पैक्ट हो गया, ये जो गैलरी था ना, इसको फिल कर दिया, पूरा ब्लास्टिंग हो गया, यहाँ पे कोई पार्टिंग नहीं बचा है। मतलब उस केस में क्या, भाई सब जो गैलरी दिख रहा है वो कॉम्पैक्ट हो गया, फिल हो गया, फिल्ड हो गया।
और इसमें बोलता है जैसे था ना, जैसे हम लोग क्या करते हैं, जो मिस फायर वगैरह होता है 30 सेंटीमीटर अंडरग्राउंड में इतना स्पेसिंग करके होल ड्रिल करते हैं, और ओपन कास्ट में रहता है तो 3 मीटर के दूर में मिस फायर के लिए रिलीफ होल, जो रिलीविंग होल होता है वो ड्रिल करते हैं। और यहाँ पे क्या है कि अगर कोई होल पंक्चर कर जाता है, गैलरी में चला गया, ठीक है ना, यहाँ से कोई होल किए हैं वो गैलरी में चला गया है, तो तुरंत उसके बगल में हम लोग 0.5 मीटर के डिस्टेंस में दूसरा होल करेंगे।